बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। हालिया दिनों में इसहाक डार साहब की नाअहली की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की बात हो, उनकी सेनेटरशिप की बहाली की बात हो, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की बात हो, शहबाज शरीफ साहब जो कि आजकल इस्लामाबाद में हैं उनकी मुलाकातें हों किसी भी नौयत की, इन तमाम चीज़ों को जो लोग बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुबसरीन हैं, वो इस चीज को एक ना देखने वाली पेशरफ्त कह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड? किस चीज का एंड? क्या ये इमरान खान हुकूमत के खात्मे की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, मामलात बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि पीएमएलएन ने मुझे ये सवाल उठाने पर मजबूर किया। वो पीएमएलएन जो कि ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है, वो पीएमएलएन जो कि हमें ये बताती चली आई है कि वो तहरीके अदम एतमाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फंडा को बिल्कुल बाय नहीं करते और बिल्कुल उसमें यकीन नहीं रखते, क्योंकि पीएमएलएन ये मानती है कि कोई भी तहरीके अदम एतमाद एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। फेयर इनफ, पीएमएलएन ने कहा, हमने मान लिया। लेकिन आज जो पॉलिसी शिफ्ट हमें नजर आ रहा है वो किसी सीनियर लीडर की तरफ से नहीं, बल्कि पीएमएलएन के अपने प्रेसिडेंट की तरफ से जो पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है, तो उसके बाद ढेर सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। जो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट है, राइटली गेस्ट, वो हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब आज नेशनल असेंबली के सेशन जब चल रहा होता है, कॉरम पूरा नहीं हुआ होता, उसके बावजूद उस सेशन के बाद अपनी तकरीर करने के बाद वो देखते हैं सीधा दिखाई देते हैं हमें सीधा मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाते हुए। कोई जराई की खबर नहीं, कोई कयास आराई नहीं, मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद बाहर आते हैं और बकल्लम खुद हम सबको बताते हैं कि भाई उनकी बातचीत हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, मुशावरत हुई है और इस चीज़ के ऊपर गुफ्तो शनीद की गई है कि किस तरीके से तहरीके अदम एतमाद के जरिए इमरान खान सरकार से छुटकारा हासिल किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि वो पीएमएलएन जो कि पहले तहरीके अदम एतमाद को मानती नहीं थी, उस फंडे में यकीन नहीं रखती थी, अब ऐसा क्या हो गया है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ तहरीके अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी किसी और के साथ नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। वो लोग जो इमरान खान को यू टर्न का मास्टर कहते थे, वो लोग जो इमरान खान को यू टर्न कहते थे, आज खुद सरापाए यू टर्न बने हुए हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। एनीवेज जी, अब देखना यह है कि ऑपोजिशन की जितनी भी 10-11 जमातें हैं वो सब मुत्तहिद होकर के, इकट्ठा होकर के क्या इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आज की डिबेट में इसका भी हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या पीएमएलएन जो कि अपने मौकफ से पीछे हटने के पीछे किसी की भी गारंटी की वजह से ये कर रही है या कोई गारंटर शामिल है? इसकी भी हम वजह और इसकी भी हम जो रीजन है वो जानने की कोशिश करेंगे, इसका भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इस बात का जवाब ना है तो बसद एहतराम ये सवाल मैं जरूर रखने की हिम्मत रखूंगी कि फिर इस बेसूद उछल कूद का मकसद क्या है जो कि पीएमएलएन कर रही है अगेंस्ट अपैरेंटली अपने नैरेटिव के। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखती हूँ, अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग एमएनए हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हैं मेरे साथ, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसिफ किरमानी साहब, सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी आज के शो का। आप मियाँ साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। किरमानी साहब, आप मुझे खुद बताइए कि पहले आप लोग कीन नहीं थे कि जी तहरीके अदम एतमाद होनी चाहिए, आपने उसकी रीजनिंग दी, पीएमएलएन ने बोला कि भाई एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकती, हमने आपकी रीजन मनो अन तस्लीम की। अब ये कौन सी तहरीके अदम एतमाद है जिसका इन्विटेशन शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट पीएमएलएन लेके गए मौलाना फजलुर रहमान के पास, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर हो जाएगी? ऐसा क्या हो गया कि एकदम से अब आप लोग तहरीके अदम एतमाद के पीछे पड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिनिश बीबी और मेरा तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज मीडिया टॉक भी की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने अपने आइंदा का जो प्लान है पीडीएम का वो बताया। देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, ये भी आइनी तरीका है एक, और इस पर पहले जाहिर है कोई इतना कंसेंसस नहीं था और उसकी कई वजूहात थी।
लेकिन इस मुल्क में जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और हालात ये हो चुके हैं कि अवाम जो हैं उनकी आंखों में एक गुस्सा है, खून उतरा हुआ है हुकूमत के ख़िलाफ़ भी। लेकिन अब मैं ये ज़ाती तजुर्बे की बात कर रहा हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं अपनी ग्रोसरी करने जब जाता हूँ तो मुझे लोग वहाँ रोकते हैं और वो कहते हैं जी हुकूमत से हमारी जान कब छुड़ा रहे हैं, अपोजिशन क्या कर रही है। तो इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हर आइनी तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, आपका जो एक डायरेक्ट बीच में सवाल है कि जी पहले क्यों नहीं और अब क्या इस्टेब्लिशमेंट नहीं, हम किसी किस्म की इस किस्म की उसमें यकीन नहीं रखते हैं। ख़ुद हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, ये मैं बड़े आपको वसूख से बात कह रहा हूँ, वो हुकूमत से इतने तंग आए हुए हैं कि उन्होंने हमारे लीडरान से राब्ते करके और कहा है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो लोग, या मैं खुल के कह देता हूँ कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पर माजी में ये कहा गया कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलती है लोगों को, ये वो सारा, लेकिन अब जो ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं इसमें देखा ये गया है कि अपरेंटली इसमें दोस्तों का कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र नहीं आया। KPK में आपके सामने रिज़ल्ट है। तो एक उम्मीद पैदा हुई है कि तमाम जो इदारे हैं वो कानून के दायरे में रह के अगर काम करें और एक फेयर ग्राउंड मिले तमाम जमातों को, PTI को भी, PMLN को भी, पीपल्स पार्टी को भी, तो ये कोई इतना ये मुश्किल ज़रूर है मैं समझता हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। असल मसला क्या है, बैकग्राउंड इसके पीछे, कि अवाम जो हैं इस वक्त उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है, जो उनका थ्रेश होल्ड है, वो अब ख़त्म हो गया जी। यानी आप गौर कीजिए ना कि इस वक्त बाज़ार में आप चले जाइए, कैमरा घुमाइए, लोग झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएँ दे रहे हैं। दवाई मुयस्सर नहीं, लोग कर्ज लेके, पैसे लेके, उधार उठा के दवाई लेने जाते हैं और पता चलता है दवाई नहीं है और ब्लैक में मिल रही है दवाई। और ये मेरे साथ ज़ाती तौर पर यह हुआ पिछले महीने कि मुझे किस मुश्किल से अपने एक माइनर प्रोसीजर था मेरा, उसके लिए मुझे दवाई किस तरह लेना पड़ी और मैं आधा लाहौर छान मारा मैंने, और वो इंतहाई महंगे दामों में मुझे मिली। खाने को नहीं है लोगों के पास, चीनी, आटा, घी, दाल, पेट्रोल, बिजली के बिल, स्कूलों की फीसें, तो ये तमाम वो अवामिल हैं जिससे इनके अपने इत्तेहादी भी चाह रहे हैं कि अब इनसे जान छुड़ा ली जाए। सेनेटर साहब, आपकी मैं सारी बातें मनवन तस्लीम कर रही हूँ, लेकिन फिर सर वो कहते हैं ना, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि मैं इसका जवाब जानना चाह रही हूँ। मैं फिर से आपके सामने वही सवाल रखूंगी, पहले एस्टैब्लिशमेंट जो नागुज़ीर थी वो कैसे मतलब पॉसिबल होगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आप कामयाब कैसे कराएंगे? सर ये रिस्की भी बहुत है, अवाम एक तरफ, अवाम की परेशानियां एक तरफ, ये आपके लिए, सर मुकम्मल करने दीजिए सवाल मुझे, ये आपके लिए ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा रिस्की है। आप लोग तो चेयरमैन सेनेट नहीं हटा पाएंगे, आप लोग चेयरमैन सेनेट नहीं हटा पा रहे हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा पाते तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो सर आप किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे आप हमें ट्रस्ट करें और इमरान खान को ट्रस्ट ना करें? इट इज वेरी रिस्की फॉर यू पीपल सर। मैं बिनिश बीबी समझता हूँ कि बहुत सा पानी पुलों के ऊपर से गुजर चुका है, नीचे से भी गुजर चुका है, ऊपर से भी गुजर चुका है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये वाज़िया कहा है। अभी DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं और ना होना चाहते हैं और हमें इससे दूर रखा जाए। तो मैं ऑन द फेस ऑफ इट उनकी इस बात को मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने कहा इंशाल्लाह वो उस पर अमल भी करेंगे, अगर माजी में इससे कोई तजावुज़ होता रहा है तो अगर, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, आपके सवाल का ये जवाब है कि अब हालात बदल चुके हैं। इनके जो इत्तेहादी हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने भी 1 साल बाद इलेक्शन में जाना है। अगर उससे पहले धड़न तख्ता नहीं हो जाता तो ये तो हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। ये क्या लोगों को बताएंगे जाकर के जनाब हमने आपके बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया, हमने पेट्रोल जो
66 रुपए लीटर था उसको हमने 140 कर दिया, और जो महंगाई नवाज शरीफ के दौर में 4% थी उसको स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहता है 12%, 12.5%। लेकिन आप बाजार में जाएं तो बिनिश बीबी हर फी घंटा की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। आ गया सेनेटर साहब आपका पॉइंट दे रहे हैं, और ऊपर से आ गया सर आपका पॉइंट आ गया सर। जरा होल्ड करें शॉट को मुझे जी जी लास्ट। और ये अब तो जानो माल के लाले पड़ गए लोगों को, जो मरी में ट्रेजेडी हुई है इसने तो हुकूमत का एक इंतजामी स्ट्रक्चर जो है उसके खोखलेपन को बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में इनको ओपन कर दिया पकड़ के। तो ये तो ना डिलीवर कर पा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस है नहीं है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, तो कब तक ये चलेगा? क्या कायदे आजम ने ये मुल्क जौन सा था कोई अशराफिया के लिए बनाया था? पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड फॉर पुअर एंड डिप्राइव्ड एंड मिडिल क्लास, और उसका सबसे ज्यादा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया जी। All right, I'll get back to you, Senator साहब. Let me add other participants in the show. बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब एक तो ज्वाइन करने के लिए and very patiently listening to your other colleagues. आपके सामने सीधा सवाल, हालात बदल गए हैं. That is the punch line जो कि मुझे ऑपोजिशन की तरफ से मिल रही है. वो तहरीक अदम एतमाद जो शायद अब से थोड़े महीनों पहले, कुछ सालों पहले कामयाब ना होती, अब कामयाब होती भी दिखाई दे रही है क्योंकि हालात बदल गए हैं. शुक्रिया बिनिश। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपने बड़ा मजे का हालात बदल गए हैं, मतलब आपने इम्प्लाई किया कि जो अपनी सीवी लेके, जॉब एप्लीकेशन लेके गेट नंबर 4 पे खड़े थे वो उनकी सीवी जो है एक्सेप्ट हो गई है, बिकॉज हालात बदलने, ये तो मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट यू मेंट। क्योंकि अदरवाइज तो आप देखें वो हालात जो हैं, ये अगर आप असेंबली में इनको देखें तो असेंबली में तो इनकी वही माइनॉरिटी है और ना इनके बंदे पूरे होते हैं। आपको पता है हर दफा ये आते हैं जी हम बजट नहीं पास होने देंगे, ये नहीं करेंगे, और हर दफा पहले से कम बंदे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो शहबाज शरीफ है वो तो मुझे लगता है कि ये नून लीग के अंदर ही दराड़े हैं, वो उनको ऐसी तकरीरें करवाते हैं, ऐसे फैक्ट्स देते हैं, ऐसे उनको तैयार करते हैं कि उनके अपने लोग उन पे हंस रहे होते हैं जो कुछ वो कह रहे होते हैं। मतलब वो 1.5-3 घंटे की तकरीर करते हैं और उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत होते हैं। वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए, जैसे इन्होंने भी कहा कि हम गरीबों के लिए चाहते हैं टैक्स ना उतरे। उनको इतना नहीं पता कि जिस दूध पे टैक्स लगा है वो तो अमीरों का दूध है, वो तो इम्पोर्टेड दूध है, उस पर टैक्स लगाया है। शायद ये चूंकि इनके अपने बच्चों पे वो पीते हैं और उस पर टैक्स लग गया तो उन्होंने अपने तरीके से कहा है कि नहीं उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर कहते हैं जी बाइसिकलों पे भी आपने टैक्स लगा दिया। भाई ये वो बाइसिकल है जो 3-3 लाख रुपए की मिलती है साइकिल। ये जो शौकीन लोग जो है वो बाइसिकलिंग करते हैं और मतलब गाड़ियों जैसी बाइसिकल होती है, ये उस पर टैक्स लगा है। इसी तरह इतना मजाक उड़ा है इनका, इतना मजाक उड़ा है, इतनी मजा का खेस चीज की, क्योंकि सबको पता है कि नून लीग लाहौर और नून लीग लंदन जो है उसकी आपस में कोई बातचीत नहीं है। जिस जलसे में शहबाज शरीफ जाए मरियम नहीं जाएगी, जिस मीटिंग में मरियम आती है शहबाज शरीफ नहीं आते। और ये भी आपको पता है कि वहां वो अपने हरकारें भेजती हैं जुबैर के सूरत में, यहाँ ये आप खुद देख के अपना सीवी जाते हैं गेट नंबर 4 पे। तो ये तो आपको सूट करती है ना सिचुएशन, पीटीआई को एज एन ऑपोजिशन जमात आपको सूट करती है सिचुएशन। शहबाज शरीफ को तो ये पूरा एक मैं कह रही हूँ पूरा प्लान है इनका कि उनको माइनस करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से उनकी बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से उनको उनकी तकरीरें मजा के खेज होती जा रही हैं, जिस तरह से उनको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। आप ये देखें कि जिस दिन बिल पेश होना था, ये फाइनेंस मनी बिल, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि ना शहबाज शरीफ आए, ना खाकान अब्बासी आए, ना बिलावल आया और ना जरदारी साहब आए। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है लोगों के टैक्सों के बारे में, और सारे वो टैक्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हमने अमीरों पे लगाए हैं और जो अमीरों की चीजों पे लगाए हैं, खाने पीने की चीजों पे लगाए हैं, सारे उन टैक्सों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज सारी उम्र ये खुद ऐसे रहे हैं, इनको क्या पता कि गरीब क्या पीता है, इनको क्या पता कि कौन सा दूध है, और कभी पढ़ा ही नहीं। आपको पता है उर्दू में जब इनकी आई थी वो JIT की जजमेंट आई थी तो इन्होंने पहले लड्डू खाए,
उसके बाद जब उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ और पढ़ा तो पता चला कि वो तो गले पड़ गई है। इसी तरह ये जो मनी बजट है, ये जो कह रहे हैं कि जी मनी बिल है और ये फाइनेंस बजट है, ये तो सिर्फ 70 बिलियन का ये अमीरों की चीजों पे है। बाकी जो है वो तो सारा पता है कि जो इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी है, जब ये बिल वहां गया तो उन्होंने कहा ये तो बाकी सारा तो एडजस्टेबल टैक्स है, ये तो वही वाला है जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगाया गया ताकि लोग इवेट ना कर सके। और उन्होंने इस पे बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे मनी बिल को, जिसमें इनके लोग बैठे हुए थे जी। तो असल में बात क्या है? असल में बात दिनेश ये है कि ये एक पार्टी है जिसने पीडीएम गई तो पीडीएम टूट गई। अब दूसरा एक मजा का खेस बात जो कह रहे हैं जी आपको एक चीज बड़ी फैंटी पड़ी है। अंदलीब, आपने माशाल्लाह, अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, पूरे पैनल ने भी सुनी। आपके कॉन्फिडेंस को देख के ये लग रहा है कि आप लोग को किसी चीज की टेंशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाह रही हूँ कि मुझे इसके ऊपर प्लीज क्लैरिटी दे दीजिए कि कोरम पूरा हो नहीं रहा है, आप ये जो मिनी बजट है इसको पास आप कैसे कराएंगे? और अगर आप फुल फ्लेश तरीके से इसको पास करा भी लेते हैं, आज मैं एमक्यूएम को ही सुन रही थी, ये नेशनल असेंबली के अंदर ही उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, उन्होंने कहा भाई हमारी रिजर्वेशंस दूर होंगी तो हम इस बिल को साइन करेंगे और फिर ये जो है फुल फ्लेश तरीके से आप कामयाब हो पाएंगे इसको किसी तरह मंजूर कराने में। तो अगर मैं ये कहूं कि तहरीक अदम एतमाद से पहले जो कि ऑपोजिशन ने लानी है या व्हाट्सोएवर, उस तहरीक अदम एतमाद से पहले एक और तहरीक अदम एतमाद है जो कि इस मिनी बजट की सूरत में है, तो मैडम आपके लिए भी हालात बहुत ईजी और हंकी डोरी नहीं है? देखिए बिनेश, हमें हमेशा कहते हैं कि हमें तो किसी भी ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये इन्होंने कभी ऑपोजिशन नहीं की, हमेशा फ्रेंडली ऑपोजिशन रही है। ऑपोजिशन ऐसी होती है कि आपका लीडर गायब है, मुल्क छोड़ के चला गया और वो उसकी बेटी कहती है कि अगर इनको उनकी जान को खतरा ना हुआ तो वो शाम तक आ जाएंगे। यानी एक तो वो मानती है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, शाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरा वो कह रही है कि वो अपनी जान का खतरा है, उनको जान के लाले पड़े हुए, उनका जीना मरना लंदन में है तो वो डर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं आ रहे। मतलब ये ऑपोजिशन होती है कि आपका मनी बिल पेश हुआ है और आपके टॉप के लीडर्स ही गायब है, ये ऑपोजिशन होती है। हमें जो है आप देख ले कि हमने जो अपनी नंबर्स हैं वो हमेशा पूरे किए, हर बजट में पूरे किए। हमें ये पता है कि हमारी अवाम जो है उसको पता है कि हमने अवाम को ये आपने ग्रोथ दी है। ये आपने बड़ा अच्छा अंदलीब, ये आपने जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट, बहुत ज्यादा अच्छा आपने पॉइंट लिया। मुझे इसके ऊपर ऑब्वियसली आसिफ करमानी साहब एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करना पड़ेगा कि ऑपोजिशन मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाएगी, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द कॉन्फिडेंस जो आपको आज अंदलीब में नजर आ रहा है या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आता है। मुझे इसके ऊपर ऑपोजिशन का बिल्कुल टेक चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आज के पैनलिस्ट मेरे साथ सीधी बात जोन में मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वजीर हैं सिंध के, सेनेटर आसिफ करमानी साहब पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिटिंग एमएनए है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से तीनों को खुशामदीद। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं आपको फर्स्ट सेगमेंट में नहीं ले पाई सर। हम यही बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली सवाल ये कि आज बिलावल साहब को मैं सुन रही थी, बिलावल भुट्टो ने इतनी बड़ी बात आज कह दी फ्लोर ऑफ द हाउस पर। वो ये बोल रहे हैं कि इमरान खान सदी का बहरान है। इतनी बड़ी बात एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए, चले आपने बोल दी, ये कोई पहली दफा नहीं है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें इमरान खान साहब को बोली हो। आपने उनको सिलेक्टेड बोला, उसके बाद तो वो एक स्लोगन बन गया ना पूरी ऑपोजिशन के लिए। सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, उसके बाद जब हुकूमती बेंचेस से कोई भी खड़ा हो, जैसे आज हमाद अजहर साहब उठे अपनी बात करने के लिए, जवाब देने के लिए, आप लोगों ने अपना वतीरा बना लिया है। बिलावल अपनी तकरीर में जो चाहे मर्जी बोले, आप अपनी बात करते हैं और फिर पार्लियामान से बाहर निकल जाते हैं। आप हमें बताते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आप हमें बताते हैं कि आप पार्लियामान की सियासत के माई बाप हैं। सर पार्लियामेंट की सियासत क्या ये होती है कि अपनी बात की और चले गए? ये तो सर आमरीयत में होता है, जमहूरियत में ऐसा कब से होना शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, आपने आज देख लिया कि कितने वफाकी वज़रा साहिबान वहाँ पे मौजूद थे, और अगर कोई सीनियर हो तो उसकी बात भी सुनी जाती है। चेयरमैन साहब ने बात की, और जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब होते या कोई और सीनियर जो उनके मिनिस्टर साहिबान हैं उनमें से कोई होते तो ज़रूर सुनते। अब बाद में तो इस तरह की बातें ही होती हैं ना, जिस तरह के
जो मिनिस्टर साहिबान जो हैं इनके करते हैं और जो वतीरा है इनका उस पे। बाकी हमेशा सिलेक्टेड की बात जब की थी चेयरमैन साहब ने, तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डेस्क या ताली बजाई थी, खुश हो रहे थे उस वक्त। पता नहीं उनको बाद में समझ आई। जिस तरह अभी मेरी इंतहाई काबिल एहतराम अंदलीब अब्बास साहिबा किसी लड्डू वड्डू की बात कर रही थी मुस्लिम लीग उन वालों की तरह, तो उस वक्त उन्होंने भी बड़ा मुस्कुराया था और बड़ा उसको, मेरे ख्याल में बाद में उनको बात समझ में आई कि सिलेक्टेड क्या है। और अभी मैं हमेशा जब बात हो कि जी वो पता नहीं कोई गेट वेट की बात की जाती है, वो शेख रशीद साहब भी कोई गेट सुना देते हैं जहाँ पे वो ज्यादा जाते रहते हैं, और फिर यहाँ भी यही बात जाती है कि गेट पे गए हैं वहां से कोई, ये नहीं है बात ये है कि जो चेयरमैन साहब ने की है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, बेनिश आप देखें, कोई 5 साल 10 साल की आप कंपेयर ना करें, आप 70 साल का कंपेयर करें। ये 2018 में अगर ऑयल की कीमत क्या थी आज क्या है, डॉलर की कीमत क्या थी आज क्या है, बिजली का 1 यूनिट कितने का था और आज कितने का है, कर्जे जिनका इन्होंने शोर मचाया हुआ है वो कर्जे 2018 में कितने थे और इनके 3 साल और कुछ माह में कितने बढ़ गए हैं। फिर ये इनके बुजुर्ग साहिबान कहते हैं कि जी IMF के पास तो सब जाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल जाते थे, लेकिन इस तरह थोड़ी जाते थे कि पहले कह दें कि जी हम खुदकशी कर लेंगे अगर कशकोल उठाया, अगर IMF के पास गए और वो टाइम सारा गुजार के जब बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ जाते हैं तो फिर जाके उनकी सारी शराइत मान, स्टेट बैंक दीगर चीजें, आज देखें मुल्क का हाल क्या है, एक आम पाकिस्तानी किस तरह गुजारा कर रहा है। और फिर इनके बुजुर्ग साहिबान अल्लाह की मान, वो कहते हैं जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, वो कंपेयर करते हैं जी यूरोप में देख लें ये है, अमेरिका में ये है, और फिर लेकिन उसके साथ ये नहीं बताते हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, इस पे नहीं जाते। और ये जो बात हो रही है ना कि जो ये कह रहे हैं कि जी अभी जिस तरह है कि जी अभी हालात ऐसे हैं, वो हालात ऐसे हैं कि इनकी इस नाअहली का जो तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी बदउनवानी है, इसका बोझ इनके एलाइज नहीं उठा सकते। अब वो किस मुंह से इनके मिनी बजट को दीगर चीजों में इनको सपोर्ट करेंगे। और फिर जिनकी बड़े ये खुद दावे करते रहे हैं, कभी एम्पायर की उंगली की बात करते रहे हैं, फिर कहते रहेंगे जी हमारा बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है, तो ये अब आ गया कि वो कितना इनको सपोर्ट करें। बिल्कुल मुक्तदर इदारों का रोल रहता है, लेकिन एक बात जाहिर है कि मुक्तदर इदारों के पास सबसे अहम पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान की हिफाजत हर सूरत में करते हैं। वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, जिनको उन्होंने चले गलती में ही सपोर्ट कर दिया, तो जाहिर है वो फिर कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी अब देखें जितनी भी ऑपोजिशन है ना, PDM से हमारे इख्तलाफात सही, नून लीग से, दीगर लोगों से, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इनको इस तरह की सपोर्ट ना दी जाए। मिसाल कोई नासिर भाई बहुत कुछ कह रहे हैं, नासिर भाई कह बहुत कुछ रहे हैं, ऑपोजिशन बहुत कुछ कह रही है, आप लोग भी बहुत कुछ कह रहे हैं, आसिफ करमानी साहब भी बहुत कुछ कह रहे हैं, अभी आगे शो में बहुत कुछ कहेंगे आप सारे लोग, लेकिन हो कुछ नहीं रहा ना। मैं वेट कर रही हूँ कि आपका कोई वीडियो सोर्स मुझे मिल जाए नासिर भाई, आपसे और अच्छे से बात हो जाए। क्या करेंगे कल? ये बिल मंजूर हो जाएगा, क्या कर लेगी ऑपोजिशन? ये जो आज बिलावल जोर जोर से बोल के गए सदी का बहरान, क्या होगा कल? किस मुंह से बिलावल खड़े होंगे पार्लियामान में? जी कल बिल हो भी जाता है तो क्या उसमें आता है, लेकिन ये कि कब तक इस तरह बैसाखियों पे, कब तक इस तरह टेलीफोन कॉल्स पे इस तरह अपने लोग पूरे करते रहेंगे, कब तक? ये सवाल है जो हम छोड़, जवाब लेती हूँ। जब नहीं मेरे पास ना छोड़िए सर, मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। अंदलीब हैं, अंदलीब बिल्कुल इसका आपको जवाब देंगी। मैं जरा सेनेटर साहब के पास जाऊँ। सेनेटर साहब क्या कर लेंगे? आप पार्लियामान में उनकी बात नहीं सुनते। शहबाज शरीफ साहब हुकूमती बेंचेस से तकरीरें नहीं सुनते, अपनी बात करते हैं, निकल जाते हैं। क्या सिर्फ पार्लियामान चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है? ऑपोजिशन का कोई स्टेक नहीं है उसमें? सर आप लोग भी उतनी ही सैलरी लेते हैं ना, आप लोग को उनकी बात कम से कम सुननी तो चाहिए। कैसे चलेगा पार्लियामान इस एटीट्यूड के साथ? गुजारिश ये है कि जो रवैया है हुकूमत का, पार्लियामेंट को तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस से चलाते हैं, आज तक चलाते आए हैं, और वज़ीर आज़म साहब की दिलचस्पी का ये हाल है कि वो पार्लियामेंट आना गवारा नहीं करते। लेकिन मैं क्विकली ज़रा 2 बातें करना चाहता हूँ। मोहतरमा मेरी बहन ने बात की,
इन्होंने कहा जी कि ये अपोजिशन जो है इसको अपोजिशन करनी नहीं आती। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही है मेरी बहन, हमें वो कंटेनर वाली अपोजिशन नहीं आती जहाँ खड़े होकर गालिम गलोच किया जाए, जहाँ खड़े होकर झूठे वादे किए जाएं, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाएं और ये कहा जाए कि अगर मैं IMF के पास जाऊंगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, और भी दीगर बहुत बातें आप ज़रा वीडियो चला के देखिए, ठीक है जी। अब और बिजली महंगी हो, टैक्स लगे तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। ये जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के फरमूदात हैं। एक तो ये हम वाकई ऐसी अपोजिशन नहीं कर सकते, हम आवाम की अपोजिशन करते हैं, हम महंगाई गुर्बत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात करते हैं। दूसरा, अब आप देखिए सितम ज़रीफ़ी क्या है कि एक ऐसा शख्स, और ये IMF के पास गए, अच्छा, और आज ये सूरत हाल है, और ये देखिए मनी बिल के जो असरात आएंगे, यहाँ लोगों के घरों के बजट जहाँ पहले तबाह बर्बाद हुए हैं, मज़ीद बर्बादी आएगी कि स्टेट बैंक को तो इन्होंने IMF की एक फ्रेंचाइज बना दी है, और उस फ्रेंचाइज का जो CEO है, वो क्या नाम है उनका, रजा बाकिर अल मिस्री, वो मिस्र में तबाही मचा के पाकिस्तान के पीछे दर पे पड़ गया है। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट, इनके अपने घर के भेदी जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनका आज और कल बयान चल रहे हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जगाने वाले चाहिए, इमरान खान के इर्द गिर्द जोकर इकट्ठे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं बदअखलाकी नहीं कर रहा, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो सूरत हाल ये है कि अगर ये आ ही गए थे, अगर इनको लाया ही गया था, आप आज बिनिश बीबी 2018 से पिछले 2013 से 18 तक के बिजली के बिल, गैस के बिल और कमोडिटीज़ जितनी हैं, गरीबों के, मिडिल क्लास के खाने पीने की चीज़ें, आटा, चीनी, घी, तेल, सब्जियां, सब कुछ, अद्वियात, आप उनकी कीमतें देख लीजिए और आज आप देख लीजिए क्या हाल है। और जहाँ तक खित्ते की ये बात करते हैं, तो खित्ते में तो देखिए सबसे पाकिस्तान ये कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा लतीफ़ा, इससे बड़ी मज़े का खेज़ बात कोई हो नहीं सकती है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अवाम हैं उनका इस सिस्टम से एतबार उठता जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो इल्ज़ामात, काउंटर इल्ज़ामात, चोर, डाकू, लुटेरे, इन चीज़ों को लोगों के कान पक गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चों की फ़ीसें अदा कर सकें, बिजली के बिल दे सकें, गैस आ नहीं रही, बिल 40-40 हज़ार आ रहा है। तो असल इश्यूज़ ये हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने नॉन इश्यूज़ पर ये सियासत करते हैं, और इनकी सियासत का महवर एक ही है कि किसी तरह झूठे इल्ज़ामात में, जिसमें अब तक ये नाकाम हुए, एक आने की करप्शन साबित नहीं कर सके, कोई अदालत में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि जी वो लाहौर और लंदन, ये इनकी ख्वाहिश है, ये इस पर और ख्वाहिश रखने में कोई कबाहत नहीं है कि जी PMN लाहौर, PMN लंदन, PMLN एक है। और आप देखिए कि बदतरीन झूठे मुकदमात के बावजूद, बदतरीन हमारे साथ सलूक जो किया गया, बदअखलाकी की गई, उसके बावजूद भी एक मेंबर भी ये नवाज शरीफ का नहीं तोड़ सके और अवाम को डिलीवर नहीं कर सके। इनको तो खुद चाहिए, इनको खुद चाहिए कि अपनी शिकस्त तस्लीम करके दिल बड़ा करते हुए और ये जान छोड़ दें इस मुल्क की। यहाँ एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, बेशक उसको जीत के ये खुद आ जाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो इस मुल्क में। इस मुल्क का हल यही है। वरना मैं देख रहा हूँ मुझे कि यहाँ कौन कुर्सी छोड़ता है, कौन कुर्सी छोड़ता है, गलती पर भी कोई अपनी कुर्सी छोड़ करके नहीं जाता। ये आपने बड़ी एक गैर प्रैक्टिकल सी बात की है। ये बिल्कुल ही बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन सर मैं आपकी तवज्जो एक जगह और दिलाना चाहती हूं। नहीं, जी जी नहीं, ये तो असूल परस्त बनते हैं ना, ये तो असूलों की बात करते हैं, तो इनको तो छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। इमरान खान साहब नहीं कहते थे कि 5000 बंदा मेरे खिलाफ आ जाएगा सड़क पर तो मैं छोड़ दूंगा। तो चलिए अब आपने सेनेटर साहब असूल की बात की ना, कि असूलों की बात, चलें एक असूल की बात तो ये भी बनती है ना कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। बाहर से बैठ करके जब उनके वीडियो मैसेजेस आते हैं या वो अपने कारकुनान से खिताब करते हैं,
वो बिल्कुल फिट नजर आते हैं। अब देखें ना, ये वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया है, आप बहुत करीब है मियाँ साहब के, हायर लीडरशिप के बहुत करीब है, ताहयात कायद के बहुत करीब है, तो सर आपको ये कैसा लग रहा है कि अब जाहिर सी बात है वो एक्सपर्ट ओपिनियन मांगेंगे, फिर जब उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी और वो कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब तो फिट नजर आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनको जबरदस्ती वापस लाने की जो है वो प्रैक्टिस शुरू की जाएगी। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों को सूट नहीं करेंगी सर, आपके हक में नहीं जाएंगी। तो ये भी तो असूली बात है ना, मियाँ साहब से कहें वापस आए। आपको मैं कैसा दिख रहा हूं इस वक्त टीवी पर? अल्हम्दुलिल्लाह फिट दिख रहे हैं सर। फिट दिख रहे हैं। आपको तो नहीं पता कि मेरे क्या क्या इश्यूज हैं? अगर अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, गुजारिश ये है कि ये जो डॉक्टर होते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका और जो रिपोर्ट भी इन्होंने भेजी है, द मैटर इज नाउ बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये आपको बता रहा हूं, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, कुछ कहते हैं जी आप बाईपास करवा लें, कुछ कहते हैं स्टेंट डलवा लें, कुछ कहते हैं जी आप दवाइयों से गुजारा करें। सो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज डिफरेंट होती हैं। हमें हर सूरत मुसद्दिका जो रिपोर्ट है वो उसी डॉक्टर की होगी जिसका नवाज शरीफ साहब जिसके जेर इलाज है, और जब वो डॉक्टर अलाउ करेंगे तो नवाज शरीफ साहब एक लम्हा भी ताखीर किए बगैर इंशाल्लाह वतन आ जाएंगे। उनका अपना मुल्क है, उनको कौन रोक सकता है आने से? जी चलिए जी, लेकिन मुझे अभी रोका जा रहा है क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक दफा फिर से शामिल करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट, हमारे साथ रहिएगा। ठीक हो गया। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब है, रानुमाए PMLN के अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, रानुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटिंग MNA हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। वंस अगेन आई एम कमिंग टू यू, सवाल के साथ आऊँगी, फिर ऑब्वियसली आप रिस्पांस भी अपना दीजिएगा। इमरान खान साहब ने जब एक तकरीब से खिताब किया, कल की बात है, तो उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ भी किया कि जो ये अभी रिंग रोड बन रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। लेकिन मज़े की बात पता क्या है, मैंने तो जैसे फरफर आपको बोल दिया ना कि इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि रिंग रोड में करप्शन है, लेकिन इमरान खान साहब का जो तर्ज तकल्लुम था वो ये नहीं था। वैसे तो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये बता रहे थे कि रिंग रोड में करप्शन है और कैसे है और क्या है, तो उनका जो तर्ज तकल्लुम था ना बड़ा ऑकवर्ड था। मतलब उनके मुंह से करप्शन का लफ्ज निकल नहीं रहा था। आप पहले सुन लीजिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ। रिंग रोड अभी तक काफ़ी आगे तक पहुंच चुका होता लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसमें, अब मैं क्या कहूँ, कि जो वो बन रहा था उसके अंदर बदनीयती थी, करप्शन थी, और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन ये भी मैं आपको कहूँ कि मैंने इसकी मीटिंग ली है लास्ट, तो ये बिल्कुल उस स्टेजेस पे, फाइनल स्टेजेस पे पहुँच चुका है। अलाइनमेंट इसकी जो गलत कर दी गई थी वेस्टेड इंटरेस्ट को उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो हमने चेंज कर दिया। जी अंदलीब, आपने भी खुद ही सुना, मतलब मैं भी थोड़ी सी अटपटा सी गई। सो अनलाइक ऑफ इमरान खान, वो कन्विक्शन नहीं नजर आ रही थी खान साहब में। जिस कन्विक्शन के साथ इमरान खान साहब ये कहते थे कि भाई PMLN ने ये करप्शन कर दी, पीपल्स पार्टी ने ये करप्शन कर दी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, वो कन्विक्शन आज अपनी दौरे हुकूमत में रिंग रोड में होने वाली करप्शन के बारे में नजर नहीं आए। और साथ ही ये भी सवाल कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमें बता रहे हैं कि रिंग रोड में करप्शन है, अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो बताएं कि किसने करप्शन की और उनके खिलाफ एक्शन क्या हुआ। जी दिनेश, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब ऑब्वियसली अगर आप 30 साल से करप्शन कर रहे हो और आपका एक चपड़ासी मलिक मकसूद जिसकी के 15,000 रुपए तनख्वाह है, उसके अकाउंट में से 400 करोड़ रुपया निकल आए, और उसके बाद फिर मंजूर पापड़ के अकाउंट से 1600 करोड़ रुपया निकल आए, तो जो वो 16 अरब रुपए की सारी करप्शन है जिसमें 35 टीटियां शामिल है, और आप 30 साल से करें, मतलब आप सोचें 2008 में आपके 1.5 करोड़ एसेट्स हैं और 2018 में आपके 700 करोड़ एसेट्स हो जाते हैं। तो उसके बाद आप कहेंगे मुझे नहीं पता कहाँ से आया पैसा, बस टीटियों से आया। भाई टीटियां कहाँ से आई, ये आपने क्यों अपने चपड़ासियों के दुकान उसमें डाला? तो चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंट में से अरबों रुपया न निकले और आप कहें कि ये करप्शन नहीं है।
तो वो वाकई उनके लिए तो करप्शन कहना, करप्शन मानना, करप्शन की बात करना कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो दिन रात करप्शन में रहे हैं। हाँ, एक ऐसा ऑनेस्ट बंदा जिसको के सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पैसा उसका दे के उसको सादिक और अमीन करार दिया है, उसके लिए करप्शन की बात करना, और ये एक रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी हुकूमत ने अपने किसी प्रोजेक्ट पे खुद इन्वेस्टिगेशन करके, शायद ही कभी एक पूरा जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करके हमने पाया तकमील तक पहुंचाया। आपको पता है सारे बंदे वहाँ उन पे केसेस चल रहे हैं, वो जिन पे साबित हो गया वो जेल पे है, वो जो सारा सोसाइटीज थी जिन्होंने फायदा उठाया है उनको सील कर दिया गया। ये तो एक, मैं कहती हूँ कि रिमार्केबल चीज है। अंदलीब, ये जैसे एक मिनट जैसे आप ये कह रही हैं, मैं अभी आप ही के साथ हूँ, ये बड़ी आपने एक बड़ा इंकशाफ किया मेरे प्रोग्राम में कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वाकई ही इमरान खान साहब ने उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और उन लोगों की जो सोसाइटीज है वो बंद भी करा दी हैं और वो जेल में भी चले गए, तो अंदलीब उनके नाम ही बता दें। आपको एक दो लोगों के अगर नाम पता है तो बताएं। मैं बल्कि अप्रिशिएट करती अगर इमरान खान साहब उसी तकरीब में उन लोगों के नाम बताते और इमरान खान साहब कहते कि भाई मैंने उनके सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए हैं और अब वो जेल में है, तो ये इसका ज्यादा इंपैक्ट होता, मुझे आपसे सवाल ना करना पड़ता इमरान खान साहब की कन्विक्शन को लेकर के। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब पकड़ेंगे उनको, उनकी वो करेंगे, इदारे हैं जो पकड़ेंगे, इदारों ने पकड़ा है। आपको पता है जो कमिश्नर साहब थे उनको फौरन हटाया गया, उन पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, नीचे एंटी करप्शन ने जितने लोग थे जो इन्वॉल्व थे उस पर एक्शन हुआ। अब मैं हिफ्ज करके नाम रखूं, मुझे तो नाम याद है इसलिए क्योंकि मैंने नहीं देखा, पता नहीं आप शायद करती हो, कि आपके सारे पैसे जो हैं वो आपके कैमरामैन ये जो सामने खड़ा जिसकी 25,000 तनख्वाह होगी उसमें से 1600 करोड़ रुपया निकल आए, 500 करोड़ रुपया निकल आए, और आप कहें कि जी मुझे नहीं पता ये कैसे आए हैं, आए तो मेरे लिए ही है लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे आए हैं, तो फिर तो बात बने। लेकिन मैं मतलब मेरा काम तो नहीं है कि मैं जाके लोगों के नाम याद रखूं और सोसाइटियों के नाम याद रखूं। वो केस वहां मौजूद है, अपने रिसर्चर को कहें इन्वेस्टिगेट करें और आपको नाम ला के दे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, अब इनके ऊपर इतने केस हैं। आप देखें, आपका वजीर आजम जो था वो सर्टिफाइड बददयानत, बेईमान और झूठा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद वो भाग गया, जब भागा तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, मुजरिम है, कॉन्विक्ट है, और वहां रह के जब उसने झूठ बोला वहां, अब होम ऑफिस ने भी कह दिया है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपने मेडिकल कंडीशन बताई है वो नहीं वो मेडिकल कंडीशन जो आप हमें बता रहे हैं। तो ये जो करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं उनके लिए करप्शन की बात करना तो कोई मसला नहीं, बल्कि आपको पता है ये तो मानते ही नहीं है, ये तो कहते हैं करप्शन ही नहीं है, इनके लिए ये करप्शन नहीं है। आप ये सोचें कि अगर एक सैफुल मलूक खोखर, उसने कब्जा किया हुआ था एकड़ों पे गवर्नमेंट की, और वहां अपना खोखर पैलेस बनाया हुआ था, और उस खोखर पैलेस को हटाया जा रहा था क्योंकि वो हुकूमत की थी, लेकिन वो ये कहते हैं करप्शन ही नहीं, उस पर ज्यादती हुई है। आप ये सोचें कि आगा जो दुरानी है, सिराज दुरानी, जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इनको गिरफ्तार करो, सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार किया, उनके घर से इतना सोना निकला जो आपके चैनल ने दिखाया है कि लगता है कि रूबी ज्वेलर्स उनके घर में काम करती है, उसके बावजूद उसको असेंबली के अंदर ले, उसको उसका घर जो है सिंध गवर्नमेंट ने उसके घर को उसकी जेल करार दे दिया है, वही घर जो कि 8 स्टार है। तो आप सोचे इन लोगों के लिए कोई करप्शन है कि जी आपके घर से सोना उगल रहा है और आप ये नहीं बताए, 2 साल से ये नहीं बता रहे कि भाई ये आपने तो इतने सेट रखे हुए कहाँ से आए हैं, और जब आपको जेल भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार करके, जो सिंध गवर्नमेंट है वो उनके घर को जेल करार दे देती है। तो मुझे बताएं कि इन्होंने करप्शन कोई पकड़नी है या ये करप्शन ये वैलिड पॉइंट है। ये अंदलीब मैं ये नासिर साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। नासिर साहब, वैसे ये जो है ना, ये बात एक पीटीआई ने, मैं आपको लास्ट 2 मिनट दूंगी, डोंट वरी, आई हैव टाइम फॉर यू, जस्ट वेट, आई हैव टू इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर साहब अभी। नासिर भाई, एक बात जो अंदलीब ने बोली है वो बिल्कुल पते की है, और ये कल परसों से हम सब सवाल कर रहे हैं।
शाहरुख जुतोई, मैंने कल भी सवाल किया, नैयर बुखारी साहब थे मेरे साथ शो में, आज मैं फिर आपके सामने रख रही हूं क्योंकि अंदलीब ने दोबारा इसके बारे में बात की। लाकानूनियत का जो एक एलिमेंट है जो लोगों में जा रहा है कि सिंध में इतनी ज्यादा लाकानूनियत है, आप किस मुंह से 27 फरवरी को निकल रहे हैं बाहर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए? इन बिलावल जो है किस तरह से पार्लियामान में खड़े होकर इतने बड़े बड़े अल्फाज जो है इमरान खान के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी सिंध में अपनी परफॉर्मेंस ये है? देखें, उसके लिए कल ही सीएम साहब ने इंक्वायरी के लिए कह दिया है, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है और इस तरह से बिल्कुल नहीं है जिस तरह बताया जा रहा है। ये जो इनको हॉस्पिटल के लिए था, कुछ इसमें जो कुछ लोग थे जिनको उन्होंने रेफर किया था डॉक्टर्स ने, कुछ को अदालत के अहकामात पर, लेकिन वो सारी तफसील आ रही है और जो उसमें मुलविस होगा उस पर एक्शन भी होगा। अभी आगा सिराज साहब की बात कर रही थी अंदलीब साहिबा, कि कोई सोना वोना, वो एक झूठी कोई क्लिप चला दिया गया था किसी और जगह का, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। अच्छा, अब आ जाए जरा थोड़ा चले, हम लोग तो बहुत ही बुरे सही ना, हमारा तो चले इनके साथ फरिश्तों के साथ क्या मुकाबला, ये जो बहुत ही पाक और पारसा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे एक बात का जवाब पूछ लीजिएगा सबसे, और आप भी और दीगर मीडिया से भी मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर पूछे कि जो हमारे बहुत ही पारसा और ईमानदार प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक दफा टैक्स भरा 1 लाख और कुछ। अच्छा, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट बिकॉज मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया, मुझे बताया जा रहा है। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज के लिए तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसी एक जो सवाल पर हम आज के शो का इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।